ये हमारी यूपीपीसीएस की जो पीवाईक्यू सीरीज़ है, उसमें पॉलिटी का 2020 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हमारे 2021 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पॉलिटी के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे या तो हिस्ट्री या तो अदरवाइज ज्योग्राफी भी कर सकते हैं, इकोनॉमी भी कर सकते हैं। जनरली लोगों को इकोनॉमी के सेक्शन में प्रॉब्लम होती है, तो मैं कोशिश करूँगा इकोनॉमी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा फैक्चुअल आता है, तो वहाँ के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा मेंस के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसमें जुडिशियल एक्टिविज्म का एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म एंड इवेलुएट इट्स इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप। ठीक है, तो एक तो पार्ट में जुडिशियल एक्टिविज्म को एक्सप्लेन करना है, और दूसरे पार्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये इम्पैक्ट है उसको एक तरीके से क्या करेंगे, आप इवेलुएट कर देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट इम्पैक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और इससे पहले वाला पार्ट जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशियल एक्टिविज्म की वॉट एवर डिफिनीशन यू हैव उसको आप यहाँ पे लिखें, क्योंकि कहीं पे रिटन डिफिनीशन नहीं है, एक इंटरप्रिटेशन बेसिस पे या नॉर्मली जो डिफिनीशन बोली जाती है कि प्रोएक्टिव रोल जुडिशरी प्ले करता है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स और सिटीजन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रमोशन। और साथ साथ या तो कुछ मतलब इसमें आप जोड़ सकते हैं टू मेंटेन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट इन द सोसाइटी। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अदरवाइज आप लिख सकते हैं, इसमें साथ ही साथ ऐड कर सकते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द फंक्शनल डेमोक्रेसी लाइक इंडिया। ठीक है, फंक्शनल डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, तो ये आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इन अदर इट इज रोल प्लेड बाय जुडिशरी टू फोर्स द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट टू डिस्चार्ज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी। तो नॉर्मली आप देखेंगे ये जब भी आप जुडिशियल एक्टिविज्म की कई सारी डिफिनेशन, तो जो भी आप डिफिनीशन आपके पास है, आपने जो बनाई है, ठीक है, आपको जो याद है वो आप लिख सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये रिटन डिफिनीशन है तो यही लिखेंगे। आपके पास जो डिफिनीशन है जहाँ से पढ़िए वो आप लिखेंगे। ठीक है, तो 125 वर्ड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमने 4-5 लाइन में ये बता दिया, इसेंशियल फॉर फंक्शनल डेमोक्रेसी लाइक इंडिया, ये पॉइंट आपने बता दिए। अब इसके बाद आप सीधे यहाँ पे इम्पैक्ट को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इवेलुएट करेंगे। एंड द इम्पैक्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन मल्टीफेस्टेड शेपिंग द डायनेमिक्स बिटवीन द टू ब्रांचेज ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ आप ये कर सकते हैं, अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इम्पैक्ट का आता, ठीक है, तो आप इसको पॉजिटिव निगेटिव में कर देते हैं। ठीक, लेकिन चूंकि इम्पैक्ट को इवेल्युएट करना है तो हमारा फोकस इम्पैक्ट पे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसके इवेल्युएशन पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन पहला पॉइंट बनेगा आपका वो है इंक्रीज जुडिशियल स्क्रूटिनी। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट है इसका, अब इसको आपको इवेल्युएट करना है। ठीक है, ये हेडिंग जो है ये होनी चाहिए थी, इवेल्युएशन ऑफ इट्स इम्पैक्ट। ठीक है, तो सबको पता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म आने से जुडिशियल स्क्रूटिनी बढ़ गई है। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट मतलब क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, तो इसके कारण जो है जुडिशियल स्क्रूटनी जब भी बढ़ेगी तो क्या सेट करना चाहेगी सिस्टम में, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जुडिशियल एक्टिविज्म हैज़ हाईलाइटेड द लेवल ऑफ स्क्रूटनी अप्लाइड बाय जुडिशरी टू द एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, दिस इज ऑफन लेड टू ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एसपी गुप्ता को ने जजेस ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी टू रिव्यू एग्जीक्यूटिव डिसीजन रिगार्डिंग द ट्रांसफर द स्टेबिलिटी प्रेसिडेंट फॉर द, इसको फर्स्ट जज केस भी कहा जाता है। ठीक है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अदरवाइज और भी बहुत सारे जुडिशियल एक्टिविज्म के एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जुडिशियल स्क्रूटनी सेट हुई है। ये हो गया। देन कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन, then judicial activism has resulted in the tension between the executive and judiciary। तो ये इसका इम्पैक्ट है। जुडिशियल एक्टिविज्म से के आने से जो सिस्टम है आपका, यहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन बढ़ा है। ठीक है, तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, तो इसका जो कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन जो बढ़ा है उसके कारण सबसे बड़ी चीज़ है पॉलिसी इंटरवेंशन में
पॉलिसी में जुडिशरी क्या करने लगी है, इंटरवीन करने लगी है। ठीक है, इसके अलावा क्या करने लगी है, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच की डोमेन है, ठीक है, उसमें इंटरफेयर करने लगी है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा पार्ट। इसमें आप इन्होंने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था सीबीआई इंक्वायरी को लेके। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का कोई रोल नहीं है कि किसी भी मैटर में, मतलब किसी भी इस तरीके के मैटर जहाँ ऑलरेडी एक सिस्टम है, वो इंटरफेयर करके एक्सटर्नल बॉडी को या किसी और को डायरेक्ट करे वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जब तक वहाँ का मैटर कंप्लीट नहीं हो जाता है। ठीक है, या वहाँ पे इंक्वायरी नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी सेट थी, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी वेस्ट बंगाल में, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सीआईए अपनी जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मतलब सीबीआई है, उसके बीच में एक तरीके से कन्फ्रंटेशन सेट हो गया। ठीक है, एंड वो क्यों सेट हुआ, उसका रीज़न क्या था, सुप्रीम कोर्ट का ये जो है जुडिशियल एक्टिविज़म वाला डिसीजन। ठीक है, तो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन है, उसको बढ़ाने में एक तरीके से या इंक्रीज़ करने में कई बार रोल प्ले करता है। तो एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज़म का जो भी जुडिशियल एक्टिविज़म पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन करने में हमेशा आप देखते हैं कोई ना कोई जजमेंट आता रहता है। कभी आधार को लेके आ गया जजमेंट, ठीक है, कभी फार्म लॉ को लेके आ गया कि ये फार्म लॉ मतलब कि उनको लेके आ गया, यहाँ स्टेट को ये कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, और आधार में ये दिक्कतें हैं। ठीक है, तो उसके लिए कहीं कमेंट आ गए। तो कई बार ऐसी चीज़, रिसेंट में भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट है पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन को। इसके जो सबसे बड़ा एग्जाम मतलब पॉइंट है, जो जब इवेल्युएट द इम्पैक्ट लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन को क्या किया है, जुडिशियल एक्टिविज्म ने इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, एंड बाय प्रॉम्प्टिंग द एग्जीक्यूटिव टू टेक एक्शन ऑन द इश्यूज हाईलाइटेड बाय द जुडिशरी। ठीक है, जैसे एक तो विशाखा वाली जो गाइडलाइन है आपकी, ये हो गई। ठीक है, जहाँ पे जुडिशरी ने खुद ही सब पॉलिसी ड्रॉ कर दी कि भाई ये गाइडलाइन है, अब इस पे सरकार अपना एक्ट बनाए, इम्प्लीमेंट करे और हमको रिपोर्ट दे। ठीक है, तो ये पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन जो इम्पैक्ट है उसको इन्फ्लुएंस किया है और एग्जीक्यूटिव को गाइड किया है कि आप इस तरीके से एक्शन लें। ठीक है, और इसकी जो रिपोर्ट है वो हमको दें। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अदरवाइज नर्मदा बचाओ आंदोलन का एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पे नर्मदा वैली में जो एडवर्स इम्पैक्ट थे उनको डील करने के लिए पूरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। एक एग्जांपल हो गया। इसके अलावा स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ, ये तो बिल्कुल नोन है कि जुडिशियल एक्टिविज्म का काम ही है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करना। ठीक है, तो जुडिशियल कंट्रीब्यूटेड टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, ये सब आपके क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, वैल्यूज़ है, उसका पार्ट है। बाय होल्डिंग द एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल एंड इंश्योरिंग अडेरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल पे, जुडिशरी हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन सेफगार्डिंग सिटीजन राइट। ठीक है, ये आपका होगा। इसमें बहुत सारे पॉइंट आप इसमें चाहे तो आप जैसे आपका ये केशवानंद भारती वाला सबसे इम्पॉर्टेंट केस है जहाँ पर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबसे बेसिक केस है जहाँ से बताया जाता है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है उसकी एक तरीके से धीरे धीरे शुरुआत होना शुरू हो गई। ठीक है, मतलब जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में बोलते हैं जो बेस एक बनना शुरू हो गया। ठीक है, जुडिशरी उससे पहले भी एक्टिव थी ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक्टिविज्म वाला रोल था वो वहाँ के बाद से शुरू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दे दी ना, तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आने के बाद ये हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट से जुड़ी जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर वो उससे रिलेटेड कोई रूल बनाता है एग्जीक्यूटिव, तो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को नहीं फुलफ़िल करेंगे तो कोर्ट उसको नल एंड वाइड कर देगा, जो एनजेएससी केस में हो गया। ठीक है, जो इन्होंने एनजेएससी बनाई सरकार ने, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के एम्बिट को दिखाते हुए, डोमेन को दिखाते हुए इन्होंने एनजेएससी को नल एंड वाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आपको इसमें स्टैंडिंग डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ। ठीक, तो ये 3-4 पॉइंट है। अब ज़्यादा इसमें लिख नहीं सकते क्योंकि हमको इवेल्युएट करना था, तो हर पॉइंट जो आप लिखेंगे उसका इवेल्युएशन दिखाएंगे
और फिर सब में एक एक एग्जाम्पल भी आपको डालना चाहिए जिससे वो पॉइंट थोड़े से जस्टिफाई हो जाएँ, ठीक है। While judicial activity led to both collaboration and conflict between the executive and judiciary, its overall impact has been instrumental in upholding the constitutional values, promoting governance, ensuring accountability. By interpreting the enforcing constitution, judiciary has played a crucial role in maintaining balance of power, ठीक है, among the आप बैलेंस ऑफ पावर लिखे तो ओवरऑल ही कंक्लूजन आप एज इट इज लिख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, विच इज़ एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग वैल्यूज़ ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पर आप इसमें साथ में ये भी दिखा दें कि साथ में जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल ओवररीच, अदरवाइज द बेसिक एसेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर mentioned in the constitution will be violated, ठीक है, and which is against the spirit of the constitution। तो इसको लेके भी आप कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख दीजिए, मतलब जो इसमें लिखा हुआ है सिंपल उसका जुडिशियल एक्टिविज्म है वो कोलैबोरेशन और कॉन्फ्लिक्ट के साथ, ठीक है, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ अपहोल्ड करती है और ओवरऑल बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करती है, ये लिख सकते हैं। या जुडिशियल एक्टिविज्म को जुडिशियल ओवररीच से आप रिलेट करके जुडिशियल एक्टिविज्म जुडिशियल ओवररीच से रिलेट करके फिर कंक्लूजन लिख सकते हैं जो मैंने बताया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बिकम ए डिक्टेटर। ये अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड भी नहीं है और बिल्कुल नया क्वेश्चन है। जनरली ऐसा क्वेश्चन आपको मतलब बहुत कम मिलेगा यूपी में, जो आप ने कहीं भी पहले पढ़ा हो। ये क्वेश्चन जनरली आपने पहले नहीं देखा होगा, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बिकम डिक्टेटर एक्सप्लेन करना है, तो इंट्रोडक्शन किससे करेंगे, एज यूजुअल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़े जो आर्टिकल है आर्टिकल 52, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इज दैट, ठीक है, रिपब्लिक ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोस्ट पोजीशन इन द कंट्री, द फ्रेमर ऑफ न्यू हाई लॉट ऑफ पार्लियामेंट्री बट अलॉन्ग विद इट दे हैव कन्फर्म द मोस्ट ग्लोरियस एंड हाईएस्ट, ठीक है। तो कंक्लूजन करेक्ट है। इस क्वेश्चन में आपको आर्टिकल से ही शुरुआत करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। जब तक आप आर्टिकल से उसको नहीं रिलेट करेंगे तब तक इंट्रोडक्शन कंप्लीट रहेगा। उसके बाद आप चाहें तो कुछ और भी लिख सकते हैं कि द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई भी चीज़ मतलब कोई भी आर्टिकल है, कोई भी बिल है, अमेंडमेंट है, ठीक है, मतलब उसकी आँख के सामने से जाए वगैरह पास नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो आप लिख सकते हैं कि द इम्पोर्टेंस मतलब जो इस पोस्ट की इम्पोर्टेंस है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि कोई भी बिल है, एक्ट है, संशोधन है, ठीक है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साइन के बगैर या उनकी आँखों के सामने से गुजरे बिना पास नहीं हो सकता है, ठीक है। ये मतलब नॉर्मल मैंने बता दिया, अब आप इसको अपने शब्दों में जैसे चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा जो मैंने इंट्रोडक्शन बताया जहाँ पे वो इम्पोर्टेंस बताएंगे, ठीक है। अब मेन चीज़ है कैन नॉट बिकम ए डिक्टेटर, तो ये आपको जानना जरूरी है कि डिक्टेटर क्यों नहीं बन सकता, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ जो कही जाती है कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या है, सेरिमोनियल हेड है, ठीक है। तो सेरिमोनियल हेड का पॉइंट है, इसके अलावा और भी पॉइंट है जो हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। ही वाई कैन नॉट बिकम ए डिक्टेटर। तो पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन में क्या है, लार्जली सेरिमोनियल सब्जेक्ट टू सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, ठीक है, जो मैंने बताया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन का क्या मतलब है, सेरिमोनियल है, ठीक है। एक तो ये है, दूसरा जो इसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। तो डिस्क्रिशनरी पावर किसी भी मतलब जो डिस्क्रिशनरी पावर है बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट में है, ठीक है। जैसे कि आपका अपॉइंटमेंट है, ठीक है, डिज़ोल्विंग है, ठीक है। लेकिन जो भी ये पावर हैं ये वो कब तक नहीं एक्सरसाइज कर सकता, जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको क्या नहीं करे, एडवाइस ना करे, ठीक है। ये कहाँ पे आया था, जब आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो केशवानंद भारती वाला केस हुआ था, ठीक
ठीक है, उसको कहा जाता है। तो वहाँ से जो 42nd अमेंडमेंट आया था वहाँ था कि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे काम करेगा, ठीक है। और इसको लेके आर्टिकल 74 में एक प्रोविज़न भी है, ठीक है। तो ये मेन है पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, ही सेरेमोनियल हेड। दूसरी, ही कैन नॉट एक्ट, ही और शी कैन नॉट एक्ट इंडिपेंडेंटली, ही कैन एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जिसको जोड़ा गया। दूसरा क्या है, हमारी जो डेमोक्रेसी हो क्या, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जो भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, अगर ये प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी होती है तो पावर आपकी प्रेसिडेंट के पास चली जाती। क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो पावर किसके पास है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का हेड कौन है, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर प्लस मेनली क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑपरेट किसके थ्रू होती है, पीएम प्लस सीओएम, ठीक है। और इसलिए आपका मतलब पीएम सीओएम से अलग नहीं है, मतलब सीओएम का ही पार्ट है, लेकिन वो ऑपरेट हेड के कारण उसको मैंने अलग लिखा है, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो रियल पावर किसके पास है, आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। तो इसलिए वो डिक्टेटर नहीं बन सकता, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, प्रेसिडेंट रोल इज लार्जली सिंबॉलिक एंड सेरेमोनियल, सर्विंग एज ए हेड ऑफ स्टेट, ठीक है। तीसरा क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर आपने पढ़ाई है, ठीक है। तो अगर हेड बनना होगा तो उसको कहाँ पे आना पड़ेगा, उसको लेजिस्लेचर में आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशरी तो चला गया। अब अगर प्रेसिडेंट को क्या माना जाता है, एग्जीक्यूटिव माना जाता है। अगर एग्जीक्यूटिव को पावर लेनी है तो क्या बनना पड़ेगा, लेजिस्लेचर में आना पड़ेगा। हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है ही है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर के ऊपर में, मतलब ये लेजिस्लेचर की पावर नहीं ले सकता जब तक कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरीके का ना हो जाए जहाँ पे उसको वो पावर दे दी जाए, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ पावर में वो एग्जीक्यूटिव में है और लेजिस्लेचर उससे दूर रखा गया है। वो लेजिस्लेचर की पावर जो पार्लियामेंट की है, वहाँ पे कौन काम करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काम करेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा गया, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, डिस्टिंक्ट पावर फंक्शन, देयर आर चेक एंड बैलेंसेज इन प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन एनी सिंगल ब्रांच। द प्रेसिडेंट पावर्स आर प्राइमरी रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव सेरेमोनियल विद लिमिटेड अथॉरिटी टू एक्ट यूनिलेटरली, ठीक है। तो यहाँ पे उसके पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो पावर उसके पास कंसंट्रेट हो पाए, ठीक है। तो आप देखेंगे जनरली, आप जब भी पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, तो जो भी पावर्स हैं जनरली जैसे डिस्क्रिशनरी पावर हैं, ठीक है, या फिर बिल से रिलेटेड पावर्स हो गई आपकी, या फिर मेनली पार्डन की पावर है, ठीक है। तो ये सब पावर वो किसकी, वो बिना सीओएम के एक्ट और एडवाइस के वो वहाँ पे कुछ काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर के कारण, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में है, साथ में क्या है, विथ चेक एंड बैलेंस, ठीक है। चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे क्या कोई गलती करता है तो उसके ऊपर जुडिशरी क्या है, आँख लगा के बैठी हुई है, ठीक है। तो कोई भी इस तरीके का काम जो है प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक ये पार्ट हो गया। इसके अलावा अगर कोई इस तरीके का पॉइंट, जैसे मैंने बताया कि हो सकता है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरीके से करके अगर दे दिया जाए तो जुडिशरी उसको तुरंत नल एंड वॉइड कर देगी, किसके उसमें, वो कॉन्स्टिट्यूशनल का जो एसेंस है, जो बेसिक वैल्यूज़ हैं उसके अगेंस्ट में। द इंडियन जुडिशरी हैज़ अथॉरिटी टू रिव्यू द एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंक्लूडिंग दोज ऑफ द प्रेसिडेंट टू इंश्योर देयर कंप्लायंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। If the president were to exceed their or act in manner inconsistent with the rule of law, judiciary could intervene and nullify, ठीक है। तो जुडिशरी, तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं जो इसका बेसिस है। एक है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, अगला है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। इन 4 पॉइंट से ये आपका डिफाइन हो जाता है या फिर ये क्लियर हो जाता है कि ये जो आपका प्रेसिडेंट है वो ही और शी कैन नॉट बिकम डिक्टेटर। और इसी को लेकर कंक्लूजन लिखा हुआ है, द ओवरऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क विच इंक्लूड द पार्लियामेंट्री separation ensure that president cannot become the dictator and circumscribed by the constitutional provision and judicial democratic, preventing any individual and institution from wielding check अनचेक्ड अथॉरिटी, ठीक है। तो ये सिंपल वही लिखा हुआ कि ये रीजंस के कारण वो बन नहीं सकता, ठीक है। और हमारी जो प्रेसिडेंट की पावर है वो सर्कमस्क्राइब्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड डेमोक्रेटिक वे, मतलब वो जो पावर हैं उसको वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से डेराइव की गई हैं,
ठीक है। और इस कारण से जो पावर मिली भी है उसको वो गलत तरीके से यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। या मतलब अनचेक्ड अथॉरिटी के साथ, मतलब ऐसा नहीं कुछ भी गलत कर देगा और कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। तो ये इसके दो क्वेश्चन हैं हमारे। नेक्स्ट में हम फर्दर 2020 के क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। हालांकि इसका मैटर 2018 तक सबका प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन वीडियो नहीं बन पाया, इसलिए ये कंप्लीट नहीं हो पाया। हम लोग इसको ख़त्म करेंगे और साथ में कुछ GS 5-6 का भी सीरीज़ अब धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। बीच में कुछ कारणों से ये कंटिन्यू नहीं हो पाई। थैंक यू।